चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, ये आपको कम से कम 20 से 25 नंबर देगा। कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज। लिखिए जरा, हेडिंग डालो रेजिड्यू एट ए पोल। रेजिड्यू एट ए पोल। Let a single valued function, let a single valued function fz has a pole of order m, has a pole of order m at z is equal to a, at z is equal to a, full stop, एक मिनट, at z is equal to a and C be a circle, and C be a circle of radius r, of radius r, centered at z is equal to a, centered at z is equal to a, full stop. Then f of z is analytic, then f of z is analytic and it can be expanded in Laurent series, and it can be expanded in Laurent series such that its principal part contains, such that its principal part contain only m terms, only m terms, so that SO, अब देखो यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स m टर्म। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल पार्ट में fz का कितने टर्म आ रहे हैं, मतलब कि फाइनाइट टर्म आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कौन सी सिंगुलरिटी रही होगी, पोल। ठीक है, तो लॉरेंट सीरीज होता क्या है जरा बोलो। f of z is equal to summation n is equal to 0 to infinite a n z minus a to the power n plus n equal to b n z minus a to the power minus n। ठीक है, where लिख लो इसको, where an is equal to 1 upon 2 pi iota integral c fz dz, या fw dw कर सकते हो, या z में ही लिख दो, fz अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा n plus 1 इंटू dz, एंड bn is equal to 1 upon 2 pi iota integral c fz dz upon z minus a to the power minus n plus 1 into dz। ठीक है, दिस इज an एंड bn।
in particular what is b1? b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? b1 इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल c fz dz, बस और कुछ तो होगा नहीं, fz dz। कहाँ पे? अरे गलती हो गई होगी। अब जैसे मान लो मैं अगर एक क्वेश्चन पूछना चाहूं आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन 1/z dz एंड दिस इज mod z इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? या मैं आपसे पूछूं इंटीग्रल cos 1/z dz mod z इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगी? या मैं आपसे पूछूं tan 1/z dz mod z इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ओके। तो बताओ, ये इसका आंसर पहले मैं आपको समझा दूं। ये आपकी किताब में एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में ये जो b1 है ना, यही हमारा रेजिड्यू होता है एट z इज इक्वल टू a। और b1 होगा क्या? b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस a। n इक्वल टू 1 रखो यहां पे, तो क्या होगा? b1 इंटू 1/z माइनस a, यानी कि b1 इज द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू a विच इज कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस a। बात समझ में आ गई? तुमने जो आंसर दिया 0 बाय यूजिंग कासी थ्योरम, ठीक है, हम नहीं लगा सकते यहां पे, प्रॉब्लम है z इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, और 0 इसके अंदर है, यहां पे भी प्रॉब्लम है और यहां पे भी प्रॉब्लम है। फिर अगर हम सर्कल बनाने की कोशिश करें, ये हमारा सर्कल बनेगा, सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज 1, ओके, और इनका आंसर देना है। सिंपली इसका आंसर क्या होगा? क्या साइन 1/z को आप एक्सपेंड कर सकते हो? अगर मैं साइन 1/z को एक्सपेंड करूं तो पहला टर्म क्या आएगा? z, मतलब कि 1/z, दूसरा 1/z क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा b1। b1 इज द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम किस पे है? 0 पे। सो b1 इज द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0। b1 है क्या? कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस 0। इसका कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट कितना है? 1 है ना। तो जरा देखो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 पाई आयोटा इंटू b1 इज इक्वल टू इंटीग्रल c fz dz, हो सकता है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल मॉड z इज इक्वल टू 1 साइन 1/z इंटू dz एंड दिस इज 2 पाई आयोटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? b1 की वैल्यू बताओ। 1/z का कोफिशिएंट कितना है? 1। सो दिस इज योर आंसर, 2 पाई आयोटा। इसका क्या होगा दूसरे वाले का? cos 1/z का एक्सपेंशन याद है? क्या होता है? 1 माइनस z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। सो 1/2 z स्क्वायर। क्या b1 का कोफिशिएंट है? इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा? 0। नहीं है तो 0 ना। 2 पाई आयोटा इंटू b1 मतलब ऐसा बनेगा, mod z is equal to 1 and this is cos 1/z into dz and this is 2 pi iota into 0. So answer is 0.
ओके, नेक्स्ट tan 1 बाई जेड, एक्सपेंशन याद है ना? याद नहीं होगा, अक्सर साइन कहां से याद रहता है, सिर्फ दो टर्म याद किया करो, z प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल, z प्लस जेड क्यूब बाई 3, यही होता है शायद, z प्लस, तो ये करेंगे 1 अपॉन जेड प्लस जेड क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, प्लस या माइनस होता है एक बार चेक कर लेना, लेकिन पहला पॉजिटिव होता है। इसका कोफिशिएंट कितना है? हाँ ये नीचे आएगा यहाँ पे, कितना है कोफिशिएंट इसका? 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? मॉड जेड इज इक्वल टू 1 tan 1 बाई जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू 1, दिस इज योर आंसर। इसका मैंने डायरेक्ट अभी आपको एप्लीकेशन बता दिया, तो ये कहीं बगल में लिख लो और इसके आंसर्स लिख लो, कहीं बगल में लिख लो किनारे, अभी इसके आगे बहुत सारी चीजें लिखनी है, जल्दी। आंसर्स लिख लो डायरेक्ट, 2 पाई आयोटा इंटू b1 क्या है समझ रहे होगे। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, एक दिन मैं आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाऊंगा और एक दिन मैं पूरा शुरू से स्टार्ट से सारा कुछ रिवाइज करा दूंगा। फाइनली आपका फरवरी ख़त्म होते होते आप ये न्यूमेरिकल और ये जो भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तैयार हो जाएगा आपका। हो गया? बस ये लिखो और इसके आगे आंसर लिखो, समझ में तो आ रहा होगा ना कैसे हुआ है। चलें आगे, मिटाएं। सतबीर समझ में आ गया? अब जीरो मत बोल देना काशी थ्योरम लगा करके। हाँ साइन जेड होता सिर्फ तो काम बन जाता। तो b1 एक्चुअल में क्या है यहाँ पे? b1 इज द, अभी मैं आगे लिखवाऊंगा, b1 इज द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू a विच इज कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस a। ठीक है, तो आगे लिखो। नीचे लिख लो, द कोफिशिएंट b1 इज कॉल्ड द कोफिशिएंट b1 is called the residue of fz at the pole z is equal to a, at the pole z is equal to a, and is denoted by this RES z बराबर a and this is b1। हो गया? क्या पढ़ेंगे उसको? रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू a। नीचे, इफ z इज इक्वल टू a इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, if z is equal to a is a pole of order 1, that is simple pole, then equation 1 takes the form, क्या बन जाएगा? n is equal to 0 to infinity an z minus a to the power n plus b1 upon
z माइनस ए। ठीक है, ये लिखो। This implies that limit z tending to a, z minus a, fz is equal to b1। हो गया? So residue at z is equal to a is equal to limit z tending to a, z minus a into fz is equal to b1 is equal to 1 upon 2 pi I integral c fz dz। हो गया? चलें आगे। ओके, जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं z माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे b1 बचेगा और वो यही b1 है। ओके, यहाँ पे z माइनस ए के पावर n प्लस 1 हो जाएगा और इधर z माइनस ए इंटू एफ जेड हो जाएगा। और जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा z टेंडिंग टू a के लिए, तो ये वैल्यू क्या होगी? 0। तो बचेगा क्या? लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस ए एफ जेड इज इक्वल टू b1। तो b1 एक्चुअल में 1 अपॉन z माइनस ए का कोफिशिएंट होता है। और वैसे भी एक और तरीका है फाइंड करने का, लिमिट z टेंडिंग टू a दिस। ठीक है बात? ओके, तो ये हो गया। नीचे एक लाइन और लिख लो, अगेन द सर्किल C इज आर्बिट्ररी, अगेन द सर्किल C is arbitrary and as such it can be replaced by, and as such it can be replaced by any closed contour C, any closed contour C any closed contour C which contain no other singularity, which contain no other singularity except z is equal to a, except at z is equal to a। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेजिड्यू एट इंफिनिटी, रेजिड्यू एट इंफिनिटी। रेजिड्यू एट इंफिनिटी लिखो, इफ fz हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इफ fz हैज isolated singularity at z is equal to infinite
at z is equal to infinite, r is analytic there, r is analytic there, then the residue at z is equal to infinity, then residue at z is equal to infinity is defined as minus 1 upon 2 pi iota integral c fz dz, and this is equal to limit z tending to infinity z fz, यहाँ माइनस है, ठीक है। दिस इज योर फार्मूला फॉर दिस। और भी इसके आसान तरीके हैं, मैं अपने नोट से देख के आऊँगा, बता दूंगा आपको। इसके नीचे लिख लो जेड एफ जेड माइनस जेड एफ जेड। हो गया, चलो। Where C is any closed contour, where C is any closed contour, C is any closed contour which encloses all the finite singularities of fz, all the finite singularity of fz, full stop. The integral being taken in anti-clockwise direction, the integral being taken in anti-clockwise direction, काशी थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काशी रेजिड्यू थ्योरम। लिखो, if fz is analytic within and on a closed contour C, हेडिंग डालो काशी रेजिड्यू थ्योरम। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ लग रहा है, काशी रेजिड्यू थ्योरम। हो गया, बोला। If fz is analytic within and on a closed contour C, fz is analytic within and on a closed contour C, except at a finite number of poles, except at finite number of poles z1 z2 z3 z4 zn, finite number of poles z1 z2 z3 zn within C, and if बगल में देखो,
if fz is analytic within and on a closed contour C except at a finite number of poles z1 z2 z3 z4 zn within C, and if capital R1 comma capital R2 comma R3 dash dash capital Rn be the residues of fz, be the residues of fz at these poles, then integral C fz dz is equal to 2 pi iota r plus या 2 pi iota r1 plus r2 plus rn या C fz dz is equal to 2 pi iota into sum of all residues, full stop. ओके, तो थ्योरम ये कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन fz है जो इस कंटूर C के अंदर और उसके बाउंड्री पे हर पॉइंट पे एनालिटिक है, सिर्फ इन पॉइंट्स को छोड़ करके। ठीक है, fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन C एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट z1 z2 z3 z4 zn, और ये हमारे सबके सब पोल हैं, ये सबके सब सिंगुलर पॉइंट है। इन पॉइंट पे फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, ये बाकी के सारे पॉइंट जो है उन पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, और ये कहा गया है कि कैपिटल R1 कैपिटल R2 R3 जो है ये सबके सब z1 z2 z3 के लिए क्या है, रेजिड्यूज हैं। तो आप प्रूफ करिए इंटीग्रल C fz dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा r प्लस इज द सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इस z1 को, दिस इज सर्कल C, z1 को सेंटर मान करके स्मॉल रेडियस लेकर के हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, और इस सर्कल का नाम देते हैं दिस इज गामा 1, डायरेक्शन इज दिस। ठीक है, और इसी का जो हमारा रेजिड्यूज है वो है हमारा कैपिटल R1। सिमिलरली इसको सेंटर मान करके आप सर्कल ड्रा करो, और इसका जो इस सर्कल का जो नाम है वो है हमारा गामा 2, और इसका रेजिड्यूज क्या है, R2। सिमिलरली इसके लिए एंड सिमिलरली इसके लिए, तो इसके लिए रेजिड्यूज क्या होगा, Rn, डायरेक्शन हमारा ये है, और ये है सर्कल गामा n। ठीक है, अब ये बताओ सतबीर, ये जो रीजन है ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है या मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन है, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन है। ठीक है, तो काशी थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन मैंने कोरोलरी कराया हुआ था, उसका अगर हम यूज करें तो इस C के अकॉर्डिंग जो हमारा fz का जो इंटीग्रल होगा ये इक्वल होगा किसके, इसके अंदर जितने भी ये कर्व दिए हुए हैं क्लोज्ड कंट्रोल गामा 1 गामा 2, इनके अकॉर्डिंग fz dz के सम के बराबर होगा बाय काशी थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, तो अगर मैं इसका यूज करता हूं तो होगा क्या, लिखना मत, इंटीग्रल C fz dz इज इक्वल टू इंटीग्रल गामा 1 fz dz प्लस इंटीग्रल गामा 2 fz dz प्लस इंटीग्रल गामा n fz dz। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसमें
1/2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें सब में, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा गामा 1 एफ जेड डी जेड प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल गामा 2 एफ जेड डी जेड and so on integral gamma n 1/2 pi iota integral gamma n f z dz, ये हो जाएगा। अब जरा देखो ये है क्या एक्चुअल में, दिस इज b1 एट z इज इक्वल टू z1, ठीक है, दिस इज b1 एट z इज इक्वल टू z1। जो z इज इक्वल टू ए था वो एक क्या था, पोल ही तो था, तो z इज इक्वल टू यहाँ पे z1 के करस्पॉन्डिंग ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, तो z इज इक्वल टू ये जो है ये हमारा b1 है, और b1 का मतलब क्या है, दिस इज कैपिटल R1, रेजिड्यू ही तो है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल R1 प्लस इसके लिए R2, और ये हो गया हमारा Rn, और हमें प्रूव, अब इस 2 पाई आई को उधर सेंड कर दो, तो ये हो गया इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा आर प्लस या 2 पाई आयोटा R1 प्लस R2 एंड सो ऑन Rn, कंप्लीट। कोई दिक्कत तो बस नोट करो, प्रूफ लिखो, मैं बोल रहा हूं। Let gamma 1 gamma 2 gamma n, gamma 1 gamma 2 dash dash gamma n be the circles with center at बना लो, फिगर बना लो, पहले टाइम मिल रहा है तब तुम लोग बना रही हो, बनाओ बनाओ। हो गया, बोला गामा 1 गामा 2 गामा n be the circle with center at z is equal to z1 z2 z3 zn respectively, and radii so small, and radii so small that they lie entirely within the closed curve C, and do not overlap, full stop। मतलब इतना छोटा रेडियस है कि बड़े वाले सर्किल को कभी ओवरलैप नहीं करेगा। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक विद इन द एनुलस,
fz is analytic within the annulus bounded by these circle and the curve C. These circle and the curve C. Full stop. Then by Cauchy theorem for multiply connected region. Then by Cauchy theorem for multiply connected region. This is equation number 1. ये एनुलस क्या है इसमें? एनुलस कोई पूछा भी नहीं एनुलस क्या होता है? क्या होता है एनुलस? सर्कल के अंदर जो बीच में जो खाली ये पार्ट जो है सर्कल को छोड़ करके ये सब के सब क्या है? एनुलस है। ये एनुलस है, छोटे वाले सर्कल को छोड़ दो केवल, तो दिस इज योर एनुलस। ये लाइन लिखो इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 नीचे by definition we know that 1/2 pi I integral gamma 1 fz dz is equal to residue at z is equal to z1 and this is r1. This is equation number 2. ये लिखो पहले। Using the above fact in 1 we get, ये लिख लो डायरेक्ट, हो गया प्रूफ। Using the above fact in 1 we get this, हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग कहाँ गया? वर्किंग रूल फॉर कैलकुलेटिंग दी working rule for calculating the residues. Working rule for calculating the residues. पहला, for simple pole residue z is equal to a is equal to limit z tending to a z minus a fz. दूसरा, for pole of order n, that is if fz is equal to phi z upon z minus a to the power m, जहां पे phi a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए
और फाई जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक एट z इज इक्वल टू ए। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, रेजिड्यू। रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाई m माइनस वन ए अपॉन फैक्टोरियल m माइनस वन। मतलब क्या, फाई m माइनस वन ए मतलब क्या, फाई z का m माइनस वनथ डेरिवेटिव एट पॉइंट z इज इक्वल टू ए और अपॉन फैक्टोरियल m माइनस वन। तो जितने आर्डर का पोल होगा उससे एक कम बार आप डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरा, पोल ऑफ एनी ऑर्डर, पोल ऑफ एनी ऑर्डर रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल c एफ जेड डी जेड। चौथा, इफ एफ जेड इज इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड हैज ए सिंपल पोल at z is equal to a, then residue at z is equal to a is equal to phi a upon psi dash a, phi a upon psi dash a, where psi z cannot be factorized. Then this formula can be used. Then this formula can be used. नेक्स्ट तो आप जानते ही हैं, इंटीग्रल सी एफ जेड अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। हाँ, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा आर प्लस, चले आगे। नेक्स्ट, रेजिड्यू एट z बराबर इन्फिनिटी इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड। तो ये रहे फार्मूले। अब जरा सुनो, इसके बाद भी यही चलेगा। सीट तैयार हो गया है, हो सकता है तुम लोग को मिल जाए जल्दी। जितने भी सीट में क्वेश्चंस होंगे उन्हें जरूर उनको सॉल्व करके एक अलग नोट्स बना लेना, ठीक है। तो पहला जो फार्मूला है ये हम तब यूज करेंगे जब पोल कितने आर्डर का हो, एक आर्डर का हो। पहला फार्मूला इसे हम कब यूज करेंगे, जब पोल कितने आर्डर का हो, एक आर्डर का हो। और जैसे ही पोल एक से ज्यादा आर्डर का होगा, मतलब कि ऐसा अगर कहीं दिख रहा है फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर m, ठीक है, यम आर्डर का पोल मतलब 2 आर्डर का, 3 आर्डर का, 4 आर्डर का, उस केस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन एक खास बात होगी कि जिस पॉइंट पे पोल मिलेगा उस पे ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और फाई जेड जेड इज इक्वल टू ए पे एनालिटिक होना चाहिए। नेक्स्ट, पोल ऑफ एनी आर्डर के लिए अभी आपने पढ़ा दिस इज B1, ठीक है। अगर फाई जेड को एफ जेड को फाई जेड अपॉन साई जेड के फॉर्म में लिख पा रहे हो या दिया हुआ है और साई जेड को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, साई जेड को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो,
तो उस केस में रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू ए के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, फाई जेड एट पॉइंट z इज इक्वल टू ए अपॉन साई जेड का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट z इज इक्वल टू ए, दिस गिव्स द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू ए। कब यूज करेंगे? एक खास बात होगी कि साई जेड जो होना चाहिए ये हमारा क्या होना चाहिए, फैक्टराइज आप ना कर पा रहे हो। ये तो जानते ही हो, इंटीग्रल से एफ जेड डी जे 2 पाई आयोटा आर प्लस, और ये अभी आपको मैंने बताया। अब जरा सुनो, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, मॉड जेड इज इक्वल टू 5 डी जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 जेड माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या आप पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना? बताओ सतबीर, कहाँ पढ़े हो, कहाँ पढ़ी हो बताओ? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, ठीक है। कैसे मैंने बताया था करना? पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने नहीं कहा था, बता दें दोनों तरीके से इसको। चलो देखते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक तरीका आप पढ़ चुके हैं और एक तरीका हम यूज करेंगे ये, और दोनों से आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन है इसका, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। आओ मैं करके दिखा देता हूं। एक एक आर्डर का पोल है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला। सर अगर वो जो m ऑर्डर है और वो एक ऑर्डर है, थर्ड वाला किसी भी ऑर्डर के लिए, तो सर थर्ड वाला नहीं यूज कर सकते हैं? पोल ऑफ एनी आर्डर के लिए रेजिड्यू एट जेड इज, एनी आर्डर के लिए, जब सिंपल पोल के लिए ये तो काफी इजी पड़ेगा करना, इससे हो जाएगा, ठीक है। और पोल ऑफ एनी आर्डर के लिए तो फिर अलग अलग करके निकालना ही पड़ेगा ना, वही तो मैं कह रहा हूं ये यूज करने के लिए। R प्लस अगर निकालना है तो B1 B2 B3 B4 निकालोगे तभी तो होगा, ठीक है ना। हम यूज तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे करो या ऐसे करो, एक आर्डर का पोल है तो। अभी कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट में करते हैं, कुछ एग्जाम्पल पहले कर लो। जैसे कि फाइंड द रेजिड्यू ऑफ, क्वेश्चन है, लिखो मत, सिर्फ देखो, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 4। हमें निकालना है 1 3 4 पे रेजिड्यू, और 1 2 3 मैंने लिख दिया, 1 3 4 और इन्फिनिटी पे। तो z इज इक्वल टू 1 3 4 और इन्फिनिटी पे हमें रेजिड्यू निकालना है। कैसे करेंगे? बुक में लिखा हुआ है, लिख लेना, समझो इधर केवल। सब के सब एक एक आर्डर का पोल है, तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 पहले फाइंड करें। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, z माइनस 1 इंटू एफ जेड। तो लिमिट लगाएंगे, z गोज टू 1, z माइनस a, और एफ जेड क्या है, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 3 एंड z माइनस 4। इससे ये कटा तो बचा क्या, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 3 z माइनस 4। तो ऊपर आ गया 1, नीचे 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6 आ गया क्या, सही है। तो दिस इज योर आंसर, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1। देखो किताब में आया आंसर कि नहीं। आगे दूसरा, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 3। क्या होगा, लिमिट z टेंडिंग टू 3 z माइनस 3 z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1
z माइनस 3 z माइनस 4। तो इससे ये कटा, आया आंसर 1/6 आया है कि नहीं? देखो अब यहां पे z को अप्रोच कराओ 3 की तरफ, तो 3 3 के कितना हो गया अपॉन, यहां पे 2 आएगा और यहां पे -1 आएगा, तो कितना हो गया -9/2। क्या 4 के लिए निकाल लोगे? इन्फिनिटी के लिए मैं बता दूं? चलो तो इन्फिनिटी के लिए मैं आपको बता देता हूं। इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा? हटा दो, बैग हटा दो, गंदा हो जाएगा, पीछे कर दो। z इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए फार्मूला क्या है जरा बताओ? रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी है माइनस z, एफ जेड की वैल्यू क्या है? z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1, z माइनस 3 एंड z माइनस 4। समझना, लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस z क्यूब हो गया नीचे, ऊपर यहां से z कॉमन करो तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन z, एक यहां से कॉमन करो तो ये z स्क्वायर होगा, और ये हो गया 1 माइनस 3/z, एक और कॉमन करो तो ये क्या बनेगा क्यूब, और ये हो गया 1 माइनस 4/z। इससे ये क्या हुआ, और z गोज टू इन्फिनिटी के लिए ये किधर, और ये 1 1 1 1, सो आंसर इज आया है। हो गया ये, कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है कर लोगे तुम लोग। नेक्स्ट देना, नेक्स्ट फाइंड द रेजिड्यू ऑफ, ये पूछ रहा है, इसको समझो, लिखना नहीं है कुछ, बहुत तुम लोग लिख रहे थे अभी तक। घर पे क्या करोगे, यहां पे लिख लो ताकि घर पे ना लिखना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। पूछ रहा है रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू आयोटा, यही तो है, जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्यूब है। हाँ ठीक है, 5 कर लो तुम लोग तब भी ठीक है, क्यूब कर लेते हैं। ओके, इसको इन भाई साहब को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा का क्यूब एंड जेड प्लस आयोटा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या इन भाई साहब को ऐसे लिख लें? पूछा किस पे है, तो पोल आयोटा पे मिलेगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा जेड माइनस आयोटा, सो न्यूमरेटर इज 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा का क्यूब अपॉन जेड माइनस आयोटा का क्यूब। क्या ये इस टाइप का है, 5z अपॉन जेड माइनस ए के पावर m टाइप का? ठीक है, ओके। 5z की वैल्यू कितनी है? क्या ये आयोटा पे 0 हो रहा है? नहीं। क्या आयोटा पे ये एनालिटिक है? प्रॉब्लम तो नहीं है इसको, ठीक है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। ये m की वैल्यू कितनी है, तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार। हाँ, तो ये हो जाएगा 5z इज इक्वल टू कितना होगा, -3 अपॉन, ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा 12 अपॉन z प्लस आयोटा टू द पावर 5। और ये 5 हमको क्या चाहिए, आयोटा। फार्मूला इसका तो यही होता है कि 5m-1 a अपॉन फैक्टोरियल m-1। तो 5 की वैल्यू कितनी क्या हो गई, 2 के पावर 5, दिस इज 32, और आयोटा के पावर 5 आयोटा। ओके, ऊपर मान लो यहां पे 1 है, तो इट कैन बी रिटन एज 12 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 32 आयोटा। हो गया, चलो कैंसिल करो इसे,
आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये हो गया माइनस आयोटा, और ये हो गया 2 छक्के 12, और ये 16, 3 6 8, मतलब कि -3 आयोटा बाई 8 आया है। नहीं आया क्या? 3/16 आया है। अच्छा हाँ, नीचे वो फैक्टोरियल 2 भी तो होगा, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा बाई 16। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो जब भी इस टाइप का होगा तो डिनोमिनेटर में क्या रखना है? जो पोल दे रहा हो, बाकी सबको न्यूमरेटर में कर देना है, फिर फार्मूला यूज करना है। कोई समस्या? पूछना हो पूछो, कहीं कोई दिक्कत हो तो। दस मिनट और पढ़ा के ब्रेक करते हैं। बिठाए? नेक्स्ट ये देखो जरा, कोसेक जेड एफ जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है कोसेक जेड, ठीक है, और दूसरा है z प्लस 3/z² माइनस 2z, ये है। चलो बताओ। बताओ एक्चुअल में एफ जेड क्या है, जरा देखो इधर। एफ जेड क्या है? 1/, पोल के लिए क्या होना चाहिए? sin 0, मतलब कि z इज इक्वल टू n पाई। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम 0 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 पे कैलकुलेट कर सकते हैं। पोल मिल कितने आर्डर का पोल मिलेगा? एक आर्डर का, ठीक है ना, एक आर्डर का पोल मिलेगा। तो z इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? आप और भी किसी पॉइंट पे चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी n की वैल्यू लेकर के चेक कर लो। सिंपली z इज इक्वल टू 0 ही क्या हो जाएगा? सिंपल पोल। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। लेकिन सिंपल पोल के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या नहीं? कोई फायदा होगा? मैं दो तरीका बताता हूं, पहले इसको छोड़ो। एक जो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर एफ जेड इज इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड हो, और क्या इसे फैक्टराइज कर पाओगे? नहीं, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। देन रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए इज क्या होता है? फाई ए अपॉन साई डैश ए, ये यूज करेंगे। तो जरा देखो, तो हम निकालते हैं रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 0 इज फाई जेड की वैल्यू क्या है? व्हाट इज फाई जेड? फाई जेड इज 1, सो दिस इज 1। साइड ऐसे निकालने के लिए साई जेड को एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? कॉस जेड, कॉस जेड आया, और कॉस जेड पे ए की वैल्यू बता दो, मतलब कॉस 0 इज 1, सो दिस इज 1। आया है 1 आंसर? देखो जरा, आया है? तो हो गया, कहानी खत्म इसकी। अब जब इसकी बात अगर हम करें, देखो जरा, हम 0 पे चेक कर रहे हैं ना, सिंपल पोल 0 पे है, तो यहां पे लिमिट z टेंडिंग टू 0, z माइनस 0 इंटू एफ जेड, मतलब कि 1 अपॉन साइन जेड, यही तो होगा। इसका मतलब कि ये हो गया लिमिट z टेंडिंग टू 0 z अपॉन साइन जेड, और इसकी वैल्यू साइन जेड अपॉन जेड हो या जेड अपॉन साइन जेड हो, आंसर इज दोनों तरफ से 1। तो ऐसे भी इसको कर सकते हो और इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन हर जगह ये आसान नहीं होगा करना, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत? तो अभी 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। उसको बंद करो।